हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए क्लास में स्वागत है। आपको टाइटल देख के तो समझ में आ ही गया होगा कि आज मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ। बेसिकली आज मैं बात करने वाला इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में, लिटरेचर सब्जेक्ट के बारे में, जिसमें बेसिकली आपका जो प्रिपरेशन होता है वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कहीं ना कहीं आप मार्क्स को अचीव करने में पीछे रह जाते हो। तो क्वेश्चन है उसका रीजन क्या है। तो वही सारी बातों को आज मैं लेके आया हूँ और मैं ये वीडियो पूरा आप देखो, आप आगे अपना टाइम वेस्ट करो उसके पहले ही मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो वीडियो है बेसिकली ये गुजराती और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है, या यूं कहूँ कि ये हिंदी और गुजराती मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। रीजन मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स का पेपर जो है मैंने एनालाइज किया पर उतना प्रॉपर वे में मुझसे नहीं हो पाया। ठीक है, पर इंग्लिश मीडियम, ये हिंदी मीडियम और गुजराती मीडियम का जो है वो मैं था, इस वजह से मुझे समझने में ज्यादा आसान रहा। और प्लस मेरे कुछ कलीग्स हैं जिन्होंने मेरी हेल्प की है ये बताने में कि क्या कैसे करना है। ठीक है, तो आई होप कि ये बात आप समझ गए होंगे। और अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि देखना चाहिए एक बार, क्योंकि इंग्लिश है तो आप एक बार देख सकते हो, आप कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, लेकिन मैं इसलिए बता दिया ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। और अगर आप हिंदी और गुजराती मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए है और बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप सारे सब्जेक्ट में चाहे जितना मार्क्स लाओ, इस एक सब्जेक्ट की वजह से आपका जो मार्क्स होता है, आपका जो परसेंटेज होता है वो बहुत कम हो जाता है। मैं आपको एक छोटा सा सैंपल दिखाऊंगा, आपको एक छोटा सा रिजल्ट दिखाऊंगा जिससे आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ। एक सेकंड रुको, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपकी स्क्रीन पे एक स्टूडेंट का रिजल्ट है। मैं नहीं चाहता था कि उसका नाम रिवील करूं और ना ही मैंने उसके सारे सब्जेक्ट की मार्क्स रिवील किए हैं, लेकिन मैं जो आपको दिखाना चाहता आप उसको ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको अपने आप ही दिखेगा, आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो। ये स्क्रीनशॉट लिया हुआ है इसलिए मैंने थोड़ा सा ही ब्लर दिख रहा होगा आपको। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इस स्टूडेंट के अकाउंट्स में जो मार्क्स थे वो 93 थे। आप क्लियरली देख सकते हो कि 100 में से 93 मार्क्स आए थे इसके अकाउंट्स में। राइट, फिर वहीं पे अगर आप देखोगे इकोनॉमिक्स में भी इसके 89 मार्क्स आए थे, अच्छे मार्क्स होते हैं। स्टैटिस्टिक्स में 80 मार्क्स आए थे, ओसी में 70 मार्क्स आए थे। लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करोगे कि इसके इंग्लिश में, ये सेकंड लैंग्वेज है राइट, क्योंकि हम लोग हिंदी और गुजराती मीडियम के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका जो इंग्लिश होता है वो सेकंड लैंग्वेज का होता है। अगर आप उसमें देखोगे तो इसके सिर्फ 33 मार्क्स हैं। अब बोलोगे कि सर ये इतना कम मार्क्स कैसे आया, उसका सिर्फ एक ही रीजन है। देखिए, मेन कैसा होता है कि हम इंग्लिश को बहुत लाइटली लेते हैं, नंबर वन रीजन। नंबर टू रीजन, अगर हम लाइटली नहीं भी लेते, हम स्टडी करते भी हैं तो हम उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं जितना हम बाकी सब्जेक्ट्स को देते हैं। हम ज्यादातर टाइम जो व्यस्त रहते हैं वो या तो अकाउंट्स में रह जाते हैं या तो हम स्टेट में रह जाते हैं, यानी इन दो सब्जेक्ट्स में फंसे रहते हैं और इस सब्जेक्ट को हम टोटली इग्नोर कर देते हैं। पर ऐसा नहीं करना है आपको, इस सब्जेक्ट पे भी फोकस करना। अगर जैसे मैं अगर मैं इसी स्टूडेंट की बात लेके चलूं, मान लो जैसे 33 है, ज्यादा नहीं, अगर मान लो इसके 30 या 35 नंबर और आ गए होते, जिसको मैं बोल सकता हूँ 70 मार्क्स तक अगर आ गए होते, तो 70 मार्क्स का मतलब होता है 5% इंक्रीज हो जाना। राइट, यानी एक सब्जेक्ट से आपके 5% बढ़ जाते अगर 30-35 नंबर और आ जाता तो। राइट, तो आपको यही करना है कि आपको जो आपका लैंग्वेज है इसको इस तरीके से रखना है, इस तरीके से प्रैक्टिस करना है कि आपके अच्छे मार्क्स आए। और आज की इस वीडियो में मैं आपको वो हर चीजें बताऊंगा जो मैं अपने स्कूल लेवल पे था, जब मैंने फेस किया, जो चीजें मैंने समझा, जो आज भी मैं एक्सपीरियंस करता हूँ। और मैं एमकॉम बीकॉम करते समय जब इंग्लिश में था, मैं हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ था, आई मीन ट्रांसलेट बोल रहा हूँ, मैं इंग्लिश मीडियम से हिंदी मीडियम, सॉरी सॉरी, मैं हिंदी से इंग्लिश मीडियम में जब गया था तो वहां पे जो मैंने चीजें फेस की थी, फिर मैंने वहां से लर्न किया, वो सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप अपने पेपर को सुधार सको और अच्छे से अच्छा मार्क्स ला सको। आपको अपने आप नेक्स्ट पेपर में, जैसे अभी क्या है आपके पास 15-16 दिन है, बहुत टाइम हो रहा है इतना, आप इस तरीके से एक बार प्रिपरेशन करिए और फिर टेस्ट दीजिए, खुद से पेपर टेस्ट दो। किसी टीचर से साइन करवाओ, अगर ट्यूशन में टेस्ट होता है तो वहां दो, टीचर से साइन करवाओ, अपने आप आपको इंप्रूवमेंट दिख जाएगा। नहीं दिखता तो आप मेरे साथ शेयर करना कि हाँ सर मैंने ट्राई किया था बट नहीं दिखा। राइट, तो वो भी, उसका भी मैं कुछ ना कुछ आपको जरूर करूंगा। ठीक है, फिलहाल बात करते हैं कि इसको आप प्रिपेयर कैसे करोगे। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा। जैसे आपका जो पेपर होता है उसमें जो टोटल सेक्शंस होते हैं, आपके टोटल 5 सेक्शंस होते हैं, A B C D E। राइट, तो ये जो 5 सेक्शंस होते हैं उसमें आपको करना क्या है वो ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं बात करूंगा सेक्शन ए की। तो सेक्शन ए में जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो होता है ट्रू एंड फॉल्स का। ध्यान से सुनना, मैं हर क्वेश्चन को यहाँ पे लिखा हुआ और मैं आपको बताऊंगा कि आप उसकी प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले जो हमारा होता है ट्रू एंड फॉल्स का, तो अगर मैं बात करूं ट्रू एंड फॉल्स की, तो ट्रू एंड फॉल्स के लिए आपको क्या करना है, आपकी जो बुक है उसमें से स्टडी करना है, क्योंकि जो क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली आपकी बुक में से ही होते हैं, इस वजह से आपको वो स्टडी करना पड़ेगा। और हालांकि जो मैंने पेपर्स देखे हैं उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं काफी इजी होते हैं, इसलिए आपको इश्यू तो नहीं होगा, इसलिए ये हो जाएगा।
और अगर आप ट्रू एंड फॉल्स कर लेते हैं, राइट, तो ये आपको 4 मार्क्स का एग्जाम में आता है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको स्टोरी पता होना चाहिए, स्टोरी के बेस पे जो क्वेश्चंस होते हैं उस पे आपको ये देखना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है, इतना ही करना होता है। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट होता है वो होता है नियरेस्ट मीनिंग। नियरेस्ट मीनिंग का मतलब क्या होता है, एक तरह से समझो ऐसे सिनोनिम्स लिखना होता है, ठीक है। सिनोनिम्स का मतलब हिंदी में कहूं तो समानार्थी, गुजराती में भी समानार्थी ही होता है। अब क्वेश्चन ये है कि समानार्थी सर कैसे हम लिखेंगे, तो अगर मैं बात करूं समानार्थी लिखने के लिए, तो आपको इसका प्रैक्टिस जो है वो, इसका प्रैक्टिस करने का जो सबसे अच्छा तरीका, इजीएस्ट वे है, वो ये है कि आपके पास सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आपके पास या तो गाला का प्रैक्टिस पेपर होना चाहिए। मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। या तो अब एक अपेक्षित करके आता है, वो होना चाहिए, ठीक है। अभी मुझे एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा है कि अपेक्षित कौन सा है, नवनीत का बेटर होता है, बेटर बोल रहा हूँ, नवनीत का मार्केट में अवेलेबल है, हालांकि हम लोग तो नवनीत का यूज करते थे, तो आप अपेक्षित यूज करो। पर गाला से ज्यादा बेटर मैं सजेस्ट करूंगा आपको अपेक्षित में। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो एक बुक आती है अपेक्षित की, उसमें अगर आप देखोगे ना, तो उसमें क्या होता है, हर क्वेश्चन के लिए, जैसे ये नियरेस्ट मीनिंग हो गया, अप्रोप्रिएट लैंग्वेज फंक्शन हो गया, इन सभी के लिए 100 150 क्वेश्चन दिया हुआ है। अब बोलोगे सर 100 150 क्वेश्चन इतना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। आपको करना क्या वो मैं समझाता हूँ। नियरेस्ट मीनिंग का मतलब मैंने क्या बताया, समानार्थी होता है। आपको क्या करना है कि जब आप कोई वर्ड पढ़ते हो तो उस वर्ड से रिलेटेड चीजों को समझने की कोशिश करो। जैसे कि मैं आपको बताऊं, आपका एक पेपर है, उसमें एक आया था 4C वर्ड लिखा हुआ था। क्या वर्ड लिखा हुआ था? 4C। 4C वर्ड लिखा था, और इसको आप बताना था कि इसका नियरेस्ट मीनिंग क्या होगा। तो इसका जो नियरेस्ट मीनिंग, इसमें 4 ऑप्शंस दिया था। एक ऑप्शन दिया था ऑब्जर्व करना, एक दिया था एक्यूमुलेट, एक दिया हुआ था प्रिडिक्ट, एक दिया था स्टेयर। तो आपको करना क्या है वो समझो। जब आप ऐसे चीजों की प्रैक्टिस करते हो ना, तो आप अपने आप को यही मान के चलो कि आपको ये 100% करना है प्रिपरेशन। कैसे वो समझो। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि 4C का मीनिंग क्या है। अब बोलोगे सर हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स, हमको इतना इंग्लिश नहीं आता, सर हम गुजराती मीडियम ना स्टूडेंट्स ही हमें आटलो अंग्रेजी नहीं आवड़तू। तो उसके लिए सबसे जो सिंपल तरीका है वो ये है कि आपको करना कि आपके पास मोबाइल तो होगा ही, और बोलना ही मत कि सर मोबाइल नहीं है। ऑलमोस्ट स्टूडेंट अगर ये वीडियो देख रहे हो तो मतलब मोबाइल है आपके पास, नहीं देख रहे हो तो मोबाइल नहीं है। तो आप क्या करो कि आप डिक्शनरी में जाओ, गूगल डिक्शनरी आती है या हिंदी खोज डिक्शनरी आती है, बहुत सारी डिक्शनरी आती है, तो आप उसमें जाओ, 4C वर्ड लिखो और 4C वर्ड का मतलब समझने की कोशिश करो। उसके बाद आपको क्या करना है कि ये जितने वर्ड्स हैं इन सभी वर्ड्स का मतलब समझो पहले। जब आप इन सभी वर्ड्स का मतलब समझ जाओगे ना, बेनिफिट क्या होगा, अगर इन केस फ्यूचर में इनसे रिलेटेड कोई वर्ड भी आ गया ना, तो आप इजीली कवर कर लोगे। जैसे 4C का मतलब होता है फ्यूचर के बारे में, राइट। और फ्यूचर के बारे में हम क्या करेंगे, हम ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व तो हम प्रेजेंट को ही करते हैं ना, जैसे कोई काम कर रहा होता है तो हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, तो वो प्रेजेंट को ही हो जाता है। एक्यूमुलेट करना मतलब इकट्ठा करना, अब यहाँ पे तो कलेक्शन कर नहीं रहे हो। स्टेयर, स्टेयर का मतलब होता है घूरना, किसी को देखना। और प्रिडिक्ट का मतलब, देखो प्रिडिक्ट हम क्या करते हैं, हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं। तो इस तरीके से आप नियरेस्ट मीनिंग को लिख सकते हो। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और जैसा मैंने कहा, आपके लिए जो सबसे बेटर है वो है आपके लिए अपेक्षित। तो आप ट्राई करना, अपेक्षित एक परचेस कर लो। अगर नहीं हो पा रहा है तो किसी फ्रेंड के पास है, तो फ्रेंड के साथ बैठ के आप स्टडी करने की कोशिश करो। आपके फ्रेंड की भी हेल्प हो जाएगी, आपकी भी हेल्प हो जाएगी, दोनों को अच्छे मार्क्स भी मिल जाएंगे, दोनों खुश रहोगे, राइट। तो ये हो गया आपका नियरेस्ट मीनिंग का तरीका। इन सेम वे है आपका अप्रोप्रिएट लैंग्वेज फंक्शन। अब ये जो अप्रोप्रिएट लैंग्वेज फंक्शन है, इसमें कैसा है कि आपको एक छोटा सा पैराग्राफ दिया होगा, ध्यान से सुनना। एक छोटा सा पैराग्राफ दिया होगा और उसमें से आपको चूज करना है वर्ड्स को। क्या करना है आपको, इसमें से वर्ड्स को आपको चूज करना है और एक्सप्लेन करना है कि क्या है, कैसा है, एक एक प्रॉपर फंक्शन की वो क्या सजेस्ट कर रहा है, राइट। इसका भी जो है आपको प्रैक्टिस ही करना है, विदाउट प्रैक्टिस पॉसिबल नहीं होगा। यानी जितनी भी चीजें हैं मैं वो बता रहा हूं आपको, जिनका आप है ना इस अपेक्षित के थ्रू प्रैक्टिस करके कर सकते हो। तो अगर आप इन तीनों को लेके चलते, देखो ट्रू एंड फॉल्स में 4 मार्क्स हो गए आपके। नियरेस्ट मीनिंग की बात करते हैं तो नियरेस्ट मीनिंग में भी आपके 3 मार्क्स हो गए। उसके बाद अप्रोप्रिएट लैंग्वेज फंक्शन की बात करते हैं तो इसमें भी आपके कितने मार्क्स हो जाएंगे, 3 मार्क्स हो जाएंगे। तो यहां से आप अगर देखो तो 4 3 7 3 10 मार्क्स हो गए। उसके बाद नेक्स्ट आता है अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। क्या आता है, अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। अगर मैं बात करता हूं अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स की, तो इसमें क्या होगा, आपको एक सेंटेंस लिखा होगा, ध्यान से सुनना। इसमें आपको एक सेंटेंस लिखा होगा, ठीक है, किसी का नाम लिखा होगा, एक सेंटेंस लिखा होगा। इस सेंटेंस के आगे मतलब ये नाम के आगे एक सेंटेंस होगा, फिर उसके नीचे एक नेम होगा,
फिर आपको क्या करना है, रिस्पॉन्स लिखना है। और आपको बता दूं मैं, रिस्पॉन्स जो लिखना होता है ना, उसके लिए ब्रैकेट में पहले से ही एक ऑप्शन आपको दिया है। और वो प्रिपेयर करने के लिए अब उसके बाद आपको 4 ऑप्शन और दिया रहेगा, ए बी सी डी। तो आपको क्या करना है कि ये जो ब्रैकेट में ऑप्शन दिया होता है, इस ऑप्शन के बेस पे इन चारों में से किसी एक को चूज करना पड़ता है। तो ये तो बहुत आसान काम हो गया ना। लेकिन इसमें भी हमें रिस्क नहीं लेना है, सेम वही काम करना है कि प्रॉपर वे में प्रैक्टिस करना है। जैसे मैं आपको एक बताऊं, इसमें लिखा हुआ है विल यू कम विथ मी टू द मार्केट, ध्यान से सुनना, विल यू कम विथ मी टू द मार्केट, यानी एक पर्सन है रघु नाम का, वो अपने फ्रेंड को बोलता है क्या तुम मेरे साथ मार्केट चलोगे? तो सूरज बोलता है नो। सूरज ने क्या जवाब दिया? नो। उसके बाद ब्रैकेट है, आई मीन ये डैश डैश है, ठीक है, ऐसे डैश डैश है, फिर ब्रैकेट में लिखा हुआ है एक्सप्रेसिंग अल्टरनेटिव चॉइस। ध्यान से सुनना, मैं पेपर एक्चुअली मिस्टेक हो गया, मैंने फोटो लिया हुआ था और इसका पीडीएफ बनाया नहीं, मैं वहां का दिखा देता। तो मैं क्वेश्चन बोल रहा इसलिए सुन लेना, ये 2020 का पेपर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक्सप्रेसिंग अल्टरनेटिव चॉइस, ऐसा बोला हुआ है कि अल्टरनेटिव चूज करो। देखो उसने ना बोल दिया है, अब जब ना बोल दिया है तो अल्टरनेटिव चूज करना है। अब अल्टरनेटिव चूज करने में इसमें 4 ऑप्शन दिया है। पहला बोला आई एम टायर्ड, मैं थक गया हूं। क्या ये वो अल्टरनेटिव दे रहा? नहीं, ये तो सीधा सीधा वो मना कर रहा है कि नहीं है भाई मैं थक गया हूं। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, राइट, क्या बोला? आई एम नॉट इंटरेस्टेड। थर्ड में बोला आई विल आइदर टेक रेस्ट और वॉच टीवी। आई हैव नथिंग टू बाय फ्रॉम मार्केट। अब एक्सप्रेस अल्टरनेटिव में इसमें चारों में से आपको चूज करना होता है, राइट। तो इसमें क्या है, आई विल आइदर टेक रेस्ट और वॉच टीवी, नहीं यार मैं नहीं आऊंगा, मैं या तो टीवी देखूंगा या तो सोऊंगा। तो ये क्या अल्टरनेटिव ऑप्शंस दे रहा है वो, राइट। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करोगे, तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा परफेक्ट बनेगा, और जितना ज्यादा परफेक्ट बनेगा उसमें फिर आपको उतने मार्क्स मिलेंगे, और इसमें टोटल कितने मार्क्स मिल जाएंगे? 4 मार्क्स मिल जाएंगे। फिर उसके बाद आता है मोस्ट अप्रोप्रिएट क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। तो ये जो मोस्ट अप्रोप्रिएट क्वेश्चन प्रिपेयर करना होता है, इसमें आपको कैसा होगा, अब सुनना। इसमें क्या होगा, एक लाइन लिखा होता है, किसी लाइन के में किसी वर्ड के नीचे अंडरलाइन होता है, उस अंडरलाइन वर्ड के बेस पे आपको एक क्वेश्चन प्रिपेयर करना होता है। जैसे मैं बताऊं, मेरे पास एक क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है अ टीचर फील्स प्राउड व्हेन हिज स्टूडेंट विंस अ प्राइज। ध्यान से सुनना, अ टीचर फील्स प्राउड व्हेन हिज स्टूडेंट विंस अ प्राइज। क्वेश्चन में उसमें क्या क्या, प्राउड के नीचे अंडरलाइन कर लिया, तो प्राउड फील कर रहा है ना, तो प्राउड फील कर रहा है, तो क्वेश्चन क्या बन सकता है कि टीचर क्या फील कर सकता है, यही बन सकता है कि नहीं? या टीचर कौन फील कर सकता है? तो कौन तो होगा नहीं, राइट। आपको ऑप्शन दे, जैसे मैंने लिखा व्हाट लिखा हुआ है, हाउ लिखा हुआ है, व्हेन लिखा हुआ है, विच लिखा हुआ है। जैसे लिखा व्हाट इज द रीजन ऑफ फीलिंग प्राउड, तो प्राउड के नीचे ही अंडरलाइन किया, तो वो वर्ड को ही चूज करके आपको क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। नंबर 2, हाउ डज अ टीचर फील व्हेन हिज स्टूडेंट विंस अ प्राइज, कि टीचर को कैसा फील होता है जब उसका स्टूडेंट प्राइज जीतता है। तो सीधी सी बात है, प्राउड के नीचे अंडरलाइन है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यही सेकंड पॉइंट, यानी हाउ डज अ टीचर फील व्हेन हिज स्टूडेंट विंस अ प्राइज, राइट। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। तो इसमें भी आपके कितने कवर हो जाएंगे, इसमें आपके 5 मार्क्स कवर हो जाएंगे। तो अगर टोटल काउंट करते हो, सॉरी 5 मार्क्स नहीं, 3 मार्क्स कवर हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। अगर टोटल काउंट करोगे तो कितना, 4 3 7 3 10 4 14 3 17। इसका मतलब ये हुआ कि सेक्शन ए जो है उसमें आप 17 मार्क्स जो है वो सिर्फ आप अपने दम पे ला सकते हो, आपको कहीं किसी के पास भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। बस करना क्या है, एक प्रॉपर बुक परचेस कर लो, ठीक है, या फ्रेंड से मैंने कहा ना एडजस्ट कर सकते हो तो वहां से एडजस्ट कर लो। और वो कौन सी अपेक्षित, और आपको क्या करना है, ऑन अ डेली बेसिस, ऑन अ डेली बेसिस आपको 20-25 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। या तो ऐसे कर लो कि सेक्शन ए आज सॉल्व करो, सेक्शन बी कल करो, या तो आप अलग अलग कर सकते हो कि नियरेस्ट मीनिंग हो गया, या जो इजी आपको लगता है वो एक दिन में पूरा खत्म कर दो, ऐसे करो। या तो जैसा मैंने कहा सेक्शन ए बी सी डी को लेके चलो। तो इससे क्या होगा, सिर्फ आपको एक बात करनी है, और वो क्या है, प्रैक्टिस। बस आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस के बेसिस पे आपके इतने मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं सेक्शन बी, रीड द एक्सट्रैक्ट पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस इन फिलिंग द ब्लैंक्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो ये वाला थोड़ा ज्यादा आसान होता है। फिलिंग द ब्लैंक्स वाले की बात करूं तो इसमें सिर्फ 3 मार्क्स का आता है। लेकिन अगर मैं बात करूं रीड द एक्सट्रैक्ट या पैराग्राफ, एक्चुअली एक पैराग्राफ आपको होता है और उसमें से आपको क्वेश्चन नीचे दिया होता है, उस पैराग्राफ को रीड करना होता है और आपको क्या करना होता है, आंसर्स देने होते हैं। इसका जो सबसे इजीएस्ट वे है, अगर मैं बता दूं इसमें मार्क्स का, तो इसमें टोटल आपके 10 मार्क्स बनते हैं। यानी इस सेक्शन से आपको 13 मार्क्स मिल जाएंगे, जो बेसिकली डिपेंड करता है आपके प्रैक्टिस पे, राइट। इस पे डिपेंड करता है आपके प्रैक्टिस। अब सुनना, अब इसमें से मार्क्स कैसे गेन करोगे, कैसे इसकी प्रैक्टिस करोगे? फिलिंग द ब्लैंक्स वाला तो समझ में आ गया, आपको गाला उठा लेना है या अपेक्षित उठा लेना, उसमें से कर लेना है। अब बात करते हैं पैराग्राफ की। तो ये स्टूडेंट्स है ना अक्सर इस टॉपिक को इग्नोर कर देते हैं। मैं आपको बताऊं, जब मैं नेट के लिए प्रिपेयर कर रहा था तो नेट में भी क्या होता है, हमें 2 पैराग्राफ आते हैं, और 2 पैराग्राफ में क्या होता है कि हमें 5-5 क्वेश्चंस होते हैं और दोनों को सॉल्व करना होता है।
हम लोग को क्या बोला जाता कि भाई आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, एक्चुअली में आपको एक टाइम लिमिट दे दिया है, यानी 5 मिनट में ही सॉल्व करना है। प्रॉब्लम ये है, जैसे 5 क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है, 5 मिनट में ही सॉल्व करना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ना सीखना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी आप लोगों को यही काम करना है। एक तो आप हिंदी और गुजराती मीडियम के स्टूडेंट्स जो हो, वो आप इंग्लिश पढ़ते ही नहीं हो, तो आपको इस पेपर के लिए बस 15-20 दिन की बात है, आपको एक हैबिट डेवलप कर लेनी है 15-20 दिन के लिए। और वो ये है कि आप प्रॉपर तरीके से स्लोली स्लोली पढ़ने की कोशिश करो। इससे क्या होगा, जब आप प्रॉपर तरीके से पेपर को पढ़ते हो तो पेपर पढ़ने से ही कई सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। करोगे क्या, सबसे पहले, अच्छा इसका प्रिपरेशन कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। आपको करना क्या है, सबसे पहले आप क्वेश्चंस को रीड कर लो। पैराग्राफ से आंसर ढूंढने का जो सबसे आसान तरीका ये है कि सबसे पहले क्वेश्चन को क्या कर लो, रीड कर लो। ठीक है, क्वेश्चंस को रीड करने के बाद पैराग्राफ को रीड करना, या जो एक्सट्रैक्ट होता है उसको रीड करना। बेनिफिट क्या होगा, जब आपने क्वेश्चन को रीड कर लिया है ना, तो आपके माइंड में क्वेश्चन छप गया होगा कि हाँ ये क्वेश्चन है। और जब आप पैराग्राफ रीड करते हो तो आंसर्स ढूंढना आसान हो जाता है, फटाफट आपको पता चल जाता है अच्छा यही आंसर होगा। तो ये बेनिफिट होगा, इसमें क्या होगा, आपकी स्पीड जो है वो डबल हो जाएगी। हम क्या करते हैं, पहले पैराग्राफ पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर पैराग्राफ पढ़ते हैं। नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है, पहले आप क्वेश्चन को रीड करो, फिर पैराग्राफ को रीड करो। मैंने क्या कहा, क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से शांति से रीड करना, फिर पैराग्राफ को रीड करना, अपने आप आपको आंसर्स मिल जाएंगे। ये हो गया आपका सेक्शन बी। अगर आप सेक्शन बी ए और बी सॉल्व कर लेते हो अच्छे से, तो इसमें आपके टोटल जो है वो 30 मार्क्स बन जाते हैं। यानी अभी तक देखो हमने ज्यादा कुछ नहीं किया, फिर भी हमारे 30 मार्क्स कंफर्म हो गए हैं। फिर बात करते हैं सेक्शन डी की। तो सेक्शन डी जो है वो आपको थोड़ा ज्यादा मार्क्स दे देगा। सेक्शन डी आपको क्या क्या मार्क्स देगा मैं बता देता हूँ। पहले तो आता है डू एज डायरेक्टेड, ये आपको आता है 4 मार्क्स का। इन डायरेक्ट स्पीच आता है, वो भी आता है आपका 4 मार्क्स का। कंप्लीट चूजिंग करेक्ट ऑप्शंस, ये भी आता है आपका 5 मार्क्स का। फिर कंबाइन द सेंटेंस 3 मार्क्स का, एंड री राइट द पैराग्राफ 3 मार्क्स का। अब सुनना, इसमें जितने भी पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है, जितने भी 1 2 3 4 5 पॉइंट है, और मार्क्स की बात तो 4 4 8 3 8 5 13 13 13 3 16 19, यानी अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो 19 मार्क्स का, ध्यान से सुनना, ये जो 19 मार्क्स का मैंने सेक्शन डी आपको बताया है, ये भी आपका डिपेंड करता है सिर्फ प्रैक्टिस पे। ठीक है, इसमें से भी कुछ चीजें हैं, जैसे पहला है डू एज डायरेक्टेड। तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो ये डू एज डायरेक्टेड होता है इसमें क्या होता है। तो ये क्वेश्चन आपका है, डायरेक्टेड लिखा, मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे लिखा हुआ है, साइंटिस्ट बिलीव दैट म्यूजिक हेल्प द प्लांट्स टू ग्रो। बिलीव दैट म्यूजिक हेल्प्स द प्लांट्स टू ग्रो। अब उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि साइंटिस्ट बिलीव दैट द प्लांट्स आर हेल्प्ड ग्रो बाय, यानी कि यहाँ पे जो सेंटेंस है उसको पेसिव वॉइस में कर दिया है। राइट, जब पेसिव वॉइस में कर दिया है तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको भी पेसिव वॉइस में ही कर देना है। राइट, तो ये बात को दिमाग में रखना है। जैसे एक और पैराग्राफ दिया है, लिखा है मिस्टर शाह हैड जॉइन द कंपनी फॉर अ लॉन्ग, ही हैड बीन वर्किंग सिंसियरली। फिर नीचे लिखा हुआ आपको स्टार्ट कैसे करना है, मिस्टर शाह हैज जॉइंड, यानी हैड को हैज कन्वर्ट कर देना। मतलब ये है कि पास्ट परफेक्ट को प्रेजेंट परफेक्ट में कन्वर्ट कर देना है। राइट, हैजव है जो होता पास्ट परफेक्ट में ही होता है, और ये जो हैजव होता है इसमें पास्ट कंटिन्यू, ये आपका कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट में हो जाएगा। राइट, तो ये आपको याद रखना है। अब इसके लिए कैसे होगा, इसके लिए भी सबसे सिंपल तरीका वही है, क्या, आपका प्रैक्टिस। राइट, और ये जब आप 3 4 क्वेश्चन एक दिन में सॉल्व करोगे ना, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। इसलिए मैं आपको आइडिया दे दे रहा हूँ कि आपको फॉलो कैसे करना है। ये बिल्कुल भी मत करना कि सर ये तो इजी है, बहुत आसान है, मैं सीधा पेपर के टाइम ही कर लूंगा। ये गलतफहमी बिल्कुल मत पालना। अगर ये गलतफहमी पालोगे तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये सिचुएशन होता है। आपको क्या लगता है ये स्टूडेंट पढ़ने में कमजोर था, बिल्कुल नहीं, ये पढ़ने में बिल्कुल कमजोर नहीं था। बट होता क्या, मैंने कहा ना कि लैक ऑफ प्रैक्टिस कहीं ना कहीं हमारे रिजल्ट्स के डाउनफॉल का सबसे बड़ा रीजन बनता है। मैंने भी काफी एग्जाम्स दिए हैं, और आप समझ सकते हो कि अगर मैंने नेट जीसेडी सारी चीजें मैं क्लियर करके, मैं बीएड क्लियर करके यहाँ पे बैठा हूँ अगर, तो कहीं ना कहीं मैंने बहुत सारी, जितनी क्लास में आप हो ना उससे कहीं ज्यादा मैंने एग्जाम्स दी हैं। जैसे होता है जितनी तुम्हारी उम्र है उससे ज्यादा तो मैंने एग्जाम्स दी हैं, तो कहीं ना कहीं चीजों को समझा है। ये बात पता चली है कि प्रैक्टिस बहुत जरूरी होता है, इसलिए मैं आपको ये बात समझा रहा हूँ। ठीक है, और इंग्लिश जो है सबसे इग्नोर्ड सब्जेक्ट होता है, और यही वजह होता है हम लाइफ भर है ना इंग्लिश से इग्नोर रहते हैं। ठीक है, तो ये कभी आप गलती मत करना। ओके, अब बात करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच की। तो ये आपका जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है, तो उसके लिए आपको रूल्स याद होने चाहिए, नथिंग एल्स। आपको रूल्स याद है तो आप इजीली इसको कवर अप कर लोगे, 4 मार्क्स। उसके बाद आता है कंप्लीट चूजिंग करेक्ट ऑप्शंस। अब यहाँ पे क्या होता है कि आपको यहाँ पे एक वर्ड्स लगेगा, जैसे एक्सप्रेसिंग, कंपेरिजन,
फिर जैसे लिखा रहेगा मेकिंग सपोजिशन, एक्सप्रेसिंग कंडीशन, सोविंग कॉन्ट्रास्ट। तो ऐसे ऐसे वर्ड्स होते हैं, और कुछ एक अदर वर्ड लिखा जैसे देन मेनी। तो जैसे लिखा उमेश इज टॉलर, सॉरी उमेश इज टॉलर देन मेनी ऑफ अस। अब मैं लिख के दिखा देता हूँ। जैसे एक सेंटेंस लिखा हुआ है उमेश इज टॉलर, डैश 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 करके लिखा हुआ, ब्रैकेट में लिखा हुआ है देन, और फिर उसके बाद लिखा हुआ है भाई कंपैरिजन करना है। क्या करना है? कंपैरिजन करना है। तो आपको पता है देन मेनी आ गया तो वैसे भी कंपैरिजन ही हो रहा है, तो उमेश इज टॉलर देन मेनी ऑफ अस। राइट, बस ये लिख देना मेनी ऑफ अस, हम में से कईयों से वो ज्यादा लंबा है, बात खत्म हो गई। तो इसके लिए भी आपको सेंटेंस फ्रेमिंग सीखना पड़ेगा, और वो कैसे सीखोगे? जब आप प्रॉपर वे में ग्रामर की प्रैक्टिस करोगे, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। और मैंने कहा प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है अपेक्षित, आप उससे ही प्रैक्टिस कर सकते हो। इंग्लिश के लिए देखो, हिंदी और गुजराती मीडियम के लिए बहुत कम बुक्स अवेलेबल होती हैं जो अच्छी हो। कुमार का भी आप ले सकते हो, ये भी अच्छा ऑप्शन है। अगर कुमार का आप परचेस करते, अच्छा अभी मुझे याद आ गया बताते बताए, कुमार का भी अगर आप मार्केट से परचेस करना चाहो, उसमें 7 से 8 पेपर आता है, वो 7 से 8 पेपर आप प्रैक्टिस कर सकते हो कुमार का। ओके, वो इंग्लिश और गुजराती, सॉरी हिंदी और गुजराती दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। या तो आप अपेक्षित कर लो, ठीक है, जैसा मैंने कहा ये 2 बुक आप परचेस कर सकते हो, दोनों में से कोई एक। दोनों करना चाहो तो दोनों कर लो, और अच्छे से प्रैक्टिस करो। आपके जो ये मार्क्स हैं ये 100% हो जाएंगे, है ना? कहीं भी डाउट ऑप्शन नहीं रहना। ये एग्जाम आप एक ही बार दोगे, ऐसा तो है नहीं कि लाइफ में हर 3-4 महीने में आता है तो इस नहीं चलो अगले महीने में कर लेंगे, ऐसा तो है नहीं। वन टाइम इन्वेस्टमेंट होगा जो आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट की कंबाइन द सेंटेंस। अब कंबाइन द सेंटेंस में क्या होगा? आपको एक पैराग्राफ दिया होगा, उस पैराग्राफ को कंबाइन करना होता है। तो ये तो क्या है, ये भी आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। इसमें ज्यादा, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बोलूँ कि नहीं नहीं आपको ऐसे करना है, ये करना है। जो फैक्ट है वो यही है कि आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा इसमें बेनिफिट होगा। तो दिमाग में बस एक ही बात रखो कि प्रॉपर वे में आपको प्रैक्टिस करना है कंबाइन द सेंटेंस का, एंड री राइट द पैराग्राफ। एक पैराग्राफ दिया होगा और उसके नीचे कुछ ऑप्शंस दिए होंगे, उस ऑप्शंस के बेस पे आपको जो पैराग्राफ है वो वापस लिखना होता है। ठीक है, और जब पैराग्राफ वापस लिखना है तो उसी के बेस पे जैसा इंफॉर्मेशन देगा उसी के बेस पे उस पैराग्राफ को वापस लिखना होगा, नथिंग एल्स इसमें। ठीक है, तो ये हो गया आपका 19 मार्क्स। फिर सेक्शन, ये आपका डी था, सॉरी ये सेक्शन ई हो जाएगा। एक मिनट, रीड द पैसेज आंसर द क्लिप। ये है आपका रीड द पैसेज एंड आंसर द क्लिप, राइट अ पैराग्राफ अबाउट 150 वर्ड्स, रीड द क्लिप एंड आंसर। एक मिनट, हाँ। ये जो क्लिप वाला है ना, एक्चुअली ये सेक्शन डी का ही है। ठीक है, डी का ही पार्ट है। रीड द क्लिप एंड आंसर, उसके बाद हाँ, फिर पैसेज एंड आंसर ये भी हो गया। उसके बाद ये उसी का सेक्शन, उसी सेक्शन का है। ठीक है, ये सारे जो है ना ये उसी सेक्शन के हैं। उल्टा हो गया था एक्चुअली, ये डी आ गया था और यहाँ पे सी आ गया था। ये एक्चुअली सही है, सॉरी सॉरी। ये सी सेक्शन का है। तो यानी जो मैंने ऊपर अभी आपको बताया था वो सेक्शन डी का था, ये बी का था, और मैंने लिखा भी है, मैंने ध्यान नहीं दिया कि मैंने ही उल्टा लिख दिया था। सेक्शन ई, ए बी और डी। तो ए बी और डी सॉल्व करने से आपके कितने मार्क्स है? 30 + 19। तो 30 + 19 अगर आप सॉल्व करते हो तो ये आपके कितने हो जाएंगे? 30 + 19 यानी 49 मार्क्स हो गए हैं। ये सिर्फ आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, अब जितना प्रैक्टिस कर लो उतना। अब उसके बाद ये जो टॉपिक है, रीड द पैसेज एंड आंसर, रीड द क्लिप एंड आंसर, रीड द स्टेंजा एंड आंसर, तो इन तीनों के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कौन सा तरीका, ये वाला तरीका जो इसमें मैंने बताया, रीड द एक्सट्रैक्ट पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस। सेम रूल इन तीनों के लिए अप्लाई करना है, और इन तीनों के लिए अगर सेम रूल अप्लाई कर दो तो 5 + 5 + 6 यानी 5 5 10 6 16 मार्क्स, यानी 49 + 16, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 65 मार्क्स। अभी समझो कि सेक्शन ए बी सी डी, और ये सारी की सारी, इसमें कोई ऐसा नहीं जो टेक्निकल है, ज्यादा दिमाग लगाना है। एक चीज करना है, प्रैक्टिस करना है, अपने टीचर्स की हेल्प लेनी है, जो भी आपके आसपास टीचर्स हैं, कि सर इसमें थोड़ा मुझे कंफ्यूजन है, इसमें क्या कैसे कर सकते हैं। और तो जैसे कहते हैं ना कि ग्रामर में थोड़ा हेल्प कर दो सर, ये चीजें आप अपने टीचर से हेल्प ले लेना। बाकी कोई भी डाउट होता है थोड़ा बहुत है तो वो मैं कर दूंगा। उसके बाद बात करते हैं सेक्शन ई की। तो सेक्शन ई में एक ही क्वेश्चन ऐसा होता है जो आपके काम का है, जो प्रैक्टिस के बेस पे आप कर सकते हो। एक टेबल होगा और उस टेबल के बारे में आपको लिखना पड़ता है, राइट। 5 मार्क्स का है तो एटलीस्ट 5 लाइन आपको लिखना ही पड़ेगा, राइट। तो ये 5 मार्क्स हो गया, यानी 65 + 5 कितने मार्क्स हो गए? 70 मार्क्स। ये जो 70 मार्क्स है, आप सुनना बात को,
100 में से जो 70 मार्क्स हैं ये पूरा का पूरा प्योरली डिपेंड करता है आपके प्रैक्टिस पे। जो आपके पास अपेक्षित है, आपके पास गाला है, कुमार है, जो भी बुक लेके आप बैठे हो, आपको खर्चा नहीं करना था, आप उन्हीं में से किसी को यूज कर लेना। खर्चा करना है, थोड़ा पैसे खर्च कर सकते हो, तो आप तीनों में से जो सबसे बेटर ऑप्शन मैंने बताया दो, एक अपेक्षित और दूसरा कुमार का जो पेपर सेट आता है, उन दोनों में से किसी एक को लो, बढ़िया से प्रैक्टिस करो, आपका काम हो जाएगा। 70 मार्क्स डन। ये 70 मार्क्स अगर आप 70 में से अगर हम बहुत अच्छा प्रैक्टिस करते हैं और 60 to 65 लेकर आ जाते हैं, तो ये आपका जो कॉन्फिडेंस होगा वो बूस्ट करेगा। उसके बाद बाकी के बचे, तो बाकी के बचे के लिए मैं 3 पॉइंट आपको बताता हूँ। एक है आपका पैराग्राफ राइटिंग, एक है आपका स्पीच या एप्लीकेशन, फिर एक है ईमेल या रिपोर्ट। तो ईमेल कैसे लिखना होता है, तो ईमेल आपको एसपी में लिखना बताया गया होगा, तो सेम एसपी वाला ही रूल आपको अप्लाई कर लेना है। एप्लीकेशन लिखने की बात करूं तो ऐसा होगा, तो एक एप्लीकेशन में आपको लिख के समझा दूंगा कि एप्लीकेशन कैसे लिखना होता है। सबसे इजीएस्ट वे में, नॉर्मल तरीके में आपको समझा दूंगा कि एप्लीकेशन में क्या याद रखना है, क्या आपको लिखना है। रिपोर्ट राइटिंग जो है, कोशिश करना कि ऑलवेज पास्ट में रखना है, और जो भी इंसिडेंट के बारे में लिख रहे हो पहले उस इंसिडेंट को 2 मिनट अपने दिमाग में सोचो, ताकि एक प्रॉपर कहते हैं एक मूवी क्रिएट हो जाए माइंड में, तो क्या लिखना आसान हो जाता है। उसके बाद ये जो पैराग्राफ राइटिंग है जिसको हम नॉर्मली ऐसे की तरह समझते हैं, अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं सर कितने पेज का हम लिखें। राइट, कभी भी दिमाग में ये मत रखना कि पेज का लिखना है, ये दिमाग में रखना है कि आप कंटेंट अच्छा लिखो। देखो 10 पेज का लिख के आओगे तो आपको 20 मार्क्स मिल जाए, ऐसा नहीं, जितने मार्क्स का उतना ही मार्क्स आपको मिलेगा। अगर आप ये एग्जाम में 8 मार्क्स का आता है, तो अगर आप 2 पेज भी लिखते हो और अच्छा लिखते हो तो डायरेक्टली आपको 8 मार्क्स मिल जाएगा। 3 पेज लिखते हो, फालतू लिखते हो, तो मार्क्स आपको वही मिलेगा, 6-7 मार्क्स मिल जाएगा, तो 8 मार्क्स आपको कभी नहीं मिलेगा। सो इट टोटली डिपेंड्स कि आप पेपर में कैसा प्रेजेंट करते हो, जो भी टॉपिक आता है। जैसे एक मैं बताऊं, एग्जाम में एक टॉपिक आया था, माई फेवरेट नेशनल लीडर। अब माय फेवरेट नेशनल लीडर में 99% गारंटी दे सकता हूँ ज्यादातर लोग गांधी जी के बारे में लिखेंगे। फिर माय बुक्स अवर बेस्ट फ्रेंड। अभी बुक्स अवर बेस्ट फ्रेंड के बारे में बहुत रेयर लोग लिखेंगे, ज्यादातर लिखेंगे माय फेवरेट नेशनल लीडर। तो अभी करना क्या, आपको यही चीजें को देखना है कि आप जिस टॉपिक के बारे में लिखते हो, क्या उस टॉपिक के बारे में आपको नॉलेज है, बेसिक इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन का यूज करके प्रैक्टिस करो। ठीक है, इसका भी आप इसको लर्न कर सकते हो, आपके पास अलग अलग चीजें जैसे मैंने बताया, आप पहले लर्न करो। हाँ, ये 3 चीजों के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, इसको लिए आपको लर्न करना पड़ेगा। इसके ऊपर के जो चीजें हैं उसके लिए आपको सीधा प्रैक्टिस पे ही ध्यान देना है। ठीक है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा बेनिफिट होगा। बेसिक ग्रामर्स के रूल्स लर्न करने पड़ते हैं, लेकिन जितना इसमें आपको लर्न करना है उतना उसमें माथापच्ची नहीं है। तो इजीली इस तरीके से आप 70 तो आपके फिक्स हो जाएंगे उधर, बाकी का जो यहाँ पे होगा, अगर मैं बात करूँ तो ये 8 मार्क्स का हो जाता है। ठीक है, फिर आपका जो स्पीच आता है वो 6 मार्क्स का आ जाता है। उसके बाद जो आपका ईमेल या रिपोर्ट राइटिंग आता है वो 5 मार्क्स का आता है। कितना हो गया, 8 6 14 5 19, यानी 19 मार्क्स। तो अब यहाँ पे देखो 70 मार्क्स इधर है प्लस 19 मार्क्स इधर है, यानी आपके 89 मार्क्स जो हैं ये फुल्ली डिपेंड करता है आपके प्रैक्टिस पे। ठीक है, और आपके लर्निंग कैपेबिलिटी पे कि आप कितना ऐसे अच्छा लर्न कर सकते हो, एप्लीकेशंस को कितना तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो उस पे। बाकी के जो 11 मार्क्स होते हैं वो आपके बुक में से आते हैं। यानी कहने का मतलब मेरा क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स डरते हैं कि सर किताबें नहीं याद है, किताब में से स्टोरीज नहीं याद है, तो उसके लिए आपको इतना माइंड करने की जरूरत नहीं है। दिमाग में रखना है कि छोटी मोटी ही चीजें आती हैं उसमें से। एक आएगा आपको शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए, तो शॉर्ट नोट्स क्या है, स्टोरी के बेस पे आप लिख सकते हो, उसमें भी आपको पॉइंट्स दिया होता है। तो जब पॉइंट्स दिया तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यानी 89 मार्क्स के लिए आप लड़ाई करो, बाकी के 11 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। 90 मार्क्स के लिए लड़ाई करो, 89 हम उसको 90 कर देते हैं, कितना लमसम अमाउंट, 90 मार्क्स के लिए लड़ाई करो। और जैसा मैंने बताया, जो चीजें मैंने बताई उसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। एप्लीकेशन कैसे लिखना है, रिपोर्ट कैसे लिखना है, ईमेल कैसे लिखना है, अगर आपको इसमें भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके जरूर बता देना, मैं आपको एक फॉर्मेट एक्सप्लेन कर दूंगा कि हाँ ऐसे लिखना है। आप सेम फॉर्मेट सभी के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये जो क्लास है आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर हेल्पफुल लगा है तो प्लीज लाइक जरूर करना, कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ सर, नो सर, जैसा है वो जो भी है। नहीं समझ में आया तो वो भी बोल सकते हो, नहीं समझ, जैसे एक स्टूडेंट ने कमेंट भी किया था कि सर मुझे नहीं समझ में आया, तो मैंने उसको एक्सेप्ट किया, मैंने पूछा क्या नहीं समझ में आया, उसने रिप्लाई नहीं किया, बताओ मैं क्या करूँ। मैं तो पूछ भी रहा हूँ क्या समझ में नहीं आया, बताओ बताओ, 2 बार कमेंट किया, अब वो रिप्लाई नहीं कर रहा तो मैं क्या करूँ बताओ फिर। और मैंने 3 मिनट के अंदर ही रिप्लाई कर दिया था। सो इट मीन्स कि अगर आप कुछ करोगे कमेंट, डेफिनेटली मैं रिप्लाई कर दूंगा। इट मे बी पॉसिबल आधा एक घंटा हो जाए, बट मैं रिप्लाई जरूर करता हूँ। दूसरी बात, कोई डाउट रहेगा तो आप शेयर कर देना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये क्लास हेल्पफुल लगी होगी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।